चलिए ठीक है साहब, आज अब हम लोग लेक्चर नंबर 25 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था सिंपल गियर ट्रेन का। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंपाउंड गियर ट्रेन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है साहब, पहले क्वेश्चन पढ़िए। इन अ कंपाउंड गियर ट्रेन ऑफ व्हील्स, कंपाउंड गियर ट्रेन किसको बोला जाता है? जब एक ही शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर कनेक्ट हो। तो यहां पर ए बी सी एंड डी 4 गियर की बात हो रही है। नंबर ए पर 15, बी पर 30, सी पर 20 और डी पर 40 टीथ हैं। द व्हील बी एंड सी कीड टू द सेम शाफ्ट, यानी बी और सी कंपाउंड शाफ्ट है। इफ द व्हील ए रन्स एट 400 आरपीएम, फाइंड द स्पीड ऑफ व्हील डी। स्केच द अरेंजमेंट इफ बी मैसेस विथ ए एंड सी मैसेस विथ डी। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। टोटल कितना गियर की बात हो रही है? 4 गियर। उसमें से बी और सी, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, द व्हील बी एंड सी कीड टू द सेम शाफ्ट। चलिए पहले गिवन लिख लीजिए, है ना। टी ए कितना दिया हुआ है साहब? 15। टी बी कितना दिया हुआ है? 30। टी सी कितना दिया हुआ है? 20 और टी डी दिया हुआ है आपका 40। ये आपका गिवन डेटा है ना। डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन में बोला गया है बी और सी, देखिए बी और सी, और आगे में लिखा हुआ है कि बी किसके साथ मेश है? ए के साथ है। तो पहले हमने बनाया ये बी, ध्यान से समझिए, ये बी गियर है और ये सी गियर है। ठीक है, बाहर वाला बी है साहब, अंदर वाला सी है। और बोला है बी मेसेस विथ ए, है ना, और ए में 15 टीथ है, ये ए के साथ मेश है, ये बोलेंगे ए। अब ए डायरेक्टली किसके साथ मेश है? बी के साथ, है ना, विथ एंड सी मेसेस विथ डी, ये सी है ना, और सी किसके साथ मेश है? डी के साथ मेश है। ठीक है, जिसमें 40 टीथ है। ठीक है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ये हो गया ए, ये बी, अंदर वाला सी और ये डी। अब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बहुत आसानी से यह डायग्राम समझ में आ जाएगा। पहला है व्हील बी एंड सी आर ए कंपाउंड शाफ्ट, तो बी और सी एक ही शाफ्ट से कनेक्ट है। उसके बाद बोला गया है कि बी किसके साथ मेश है? ए के साथ मेश है। देखिए स्केच द अरेंजमेंट इफ बी मेसेस विथ ए, बी किसके साथ मेश है? ए के साथ है। एंड सी मेसेस विथ डी, और ये देखिए सी, ये छोटा वाला सी किसके साथ मेश है? डायरेक्टली मेश है ना, डी के साथ। तो ये आपका डायग्राम हो गया साहब, दिस इज द डायग्राम, है ना। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं की है, तो आप समझिए ए क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। और तो बी कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और बी अगर एंटी क्लॉकवाइज तो सी भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये कंपाउंड शाफ्ट है। और सी अगर एंटी क्लॉकवाइज तो डी कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन समझ में आ गया। अब देखिए इसको मान लीजिए N1, इसका स्पीड है N1 या NA, ये हो जाएगा आपका NB, ये हो जाएगा NC और ये हो जाएगा आपका ND, यही होगा ना। और ये आपका TA, इसका नंबर ऑफ दांत कितना है? TA, ये वाला हो जाएगा TB, ये हो जाएगा TC और ये हो जाएगा TD। पहले तो आप इस फिगर को समझिए, क्योंकि अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए और क्वेश्चन के अनुसार इस फिगर को आप समझिए। ठीक है, अब निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो। निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ व्हील डी, यानी कि हमको ND निकालना है, ये निकालना है हमको। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ द व्हील ए रन्स एट 400 आरपीएम, यानी कि हमको NA दिया हुआ है 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम दिया हुआ है। तो ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन, ये आपका डायग्राम बना दिया है। ठीक है, जगह नहीं हो पाता है क्योंकि व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा है, फिर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए किसके साथ मेश है? बी के साथ। तो क्या होगा वेलोसिटी रेशियो? NA बाई NB इज इक्वल टू TB बाई TA, TB बाई TA। ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, बी किसके साथ मेश है? ए बी के साथ मेश है। अच्छा, सी किसके साथ मेश है? डी के साथ। तो आप लिख सकते हैं NC बाई ND इज इक्वल टू TD बाई
टीसी, ये लिख सकते हैं ना, इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2, और आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपका NB इज इक्वल टू NC, क्योंकि ये कंपाउंड शाफ्ट है, ये कंपाउंड शाफ्ट है, तो आप ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं कंपाउंड शाफ्ट। ठीक है, अब LHS को एक साइड रखिए, RHS को एक साइड रखिए, इसको साहब हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। LHS को एक साइड रखिए, क्या होगा, Na/NB इंटू NC/ND इज इक्वल टू TB/TA इंटू TD/TC। देखिए यही होगा ना साहब, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो NB और NC तो ये कट जाएगा, NB और NC, क्योंकि यहां पर NB और NC का कंपाउंड शाफ्ट है तो सेम रोटेशन हो गया, तो क्या बचेगा, Na/ND, और यहां पर क्या बचेगा आपका, TB इंटू TD बाई TA इंटू TC, यही बचेगा ना साहब। आप लोग भी सॉल्व कीजिए साथ साथ। तो Na यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 400 RPM, आपको बोला है ND निकालने के लिए, यही तो निकालना है ND, और नंबर ऑफ टीथ भी दिया हुआ है। TB कितना दिया हुआ है, 30 इंटू TD कितना दिया हुआ है, 40 डिवाइडेड बाई A कितना दिया हुआ है, 15, और C कितना दिया हुआ है, ABC 20। इसको सॉल्व कीजिए, 20 2 जा 40 और 15 2 जा 30, है ना, 2 2 जा 4, अभी इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 200, और फिर इससे इसको काट दीजिए 100, तो ND हो गया आपका 100 RPM। ND क्या हो गया, 100 RPM, यही तो निकालना था क्वेश्चन में। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ND। यहाँ पर देखिए ये आपका क्लॉकवाइज था, इसका भी डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज, लेकिन क्वेश्चन में तो डायरेक्शन पूछा नहीं है। अगर डायरेक्शन पूछता तो आपका आंसर होता क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और क्वेश्चन में साहब यही पूछा गया था कि बताइए इसका स्पीड कितना होगा, लास्ट वाला गियर का, जिसका हमने नाम दिया है ND। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन का क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई साहब। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेंटर डिस्टेंस का और मॉड्यूल का, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए साहब। ठीक है साहब, एक न्यूमेरिकल हम और लेते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन का। ये थोड़ा टिपिकल न्यूमेरिकल है, इसमें आपको थोड़ा समझना होगा। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में ये डायग्राम आपका गिवन है, पहले से दिया हुआ है, आपको अपने से डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कंपाउंड गियर ट्रेन, ये देख रहे हैं ये कंपाउंड गियर ट्रेन है। क्यों? क्योंकि एक ही शाफ्ट में गियर नंबर R और गियर Q दोनों ही अटैच है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, कंपाउंड गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्यों? क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा गियर कनेक्ट है। एक कंपाउंड गियर ट्रेन विथ गियर P, Q, R और ये वाला S हैज नंबर ऑफ टीथ गिवन है, ठीक है। तो चलिए यहां से हम सॉल्यूशन बनाते हैं साहब। जो गिवन है उसको पहले लिखिए, क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए TP, TQ, TR और TS गिवन है साहब, 20, 40, 15 और 20 रिस्पेक्टिवली। गियर Q एंड R आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। Q और R एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है, ठीक है। As shown in the figure below, the diameter of the gear Q is twice that of the gear R.
मतलब डायमीटर ऑफ द क्यू ये कितना दिया हुआ है, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ आर। ठीक है, यानी कि जो क्यू का डायमीटर होगा वो छोटे वाले यानी आर के डायमीटर से क्या है, ट्वाइस है। तो हमने ऐसे लिख दिया डी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस द डायमीटर ऑफ आर। इफ द मॉड्यूल ऑफ द गियर आर इज 2 mm, मॉड्यूल का मतलब स्मॉल m दिया हुआ है आर का, कितना दिया हुआ है 2 mm। अच्छा, मॉड्यूल का क्या मतलब होता है, मॉड्यूल का मतलब होता है कि मॉड्यूल एक्चुअली टिथ का जो साइज है ना, गियर के ऊपर में टिथ है, टिथ के साइज को वो बताता है। जितना ज़्यादा मॉड्यूल होगा उतना बड़ा आपका टिथ होगा, जितना मॉड्यूल कम होगा उतना टिथ का जो साइज है छोटा होगा। फॉर्मूला होता है मॉड्यूल का पिच सर्कल डायमीटर बाई नंबर ऑफ टिथ, यानी डी बाई टी। मॉड्यूल का फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बाई टी, डी इज द पिच सर्कल डायमीटर एंड टी इज द नंबर ऑफ टिथ। तो मॉड्यूल ऑफ आर दिया हुआ है 2 mm। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर पी एंड एस, यानी पी और एस के बीच में सेंटर डिस्टेंस, ये वाला दूरी निकालना है। ये दूरी कितना होगा, यही वाला दूरी आपको निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा, पहले तो आप फॉर्मूला देख लीजिए। सेंटर डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, अगर हम सेंटर डिस्टेंस की बात करें को हमने मान लीजिए इसको x मान लिया, तो सेंटर डिस्टेंस यानी x कैसे निकलेगा बताइए। इसका आधा dp बाई 2 प्लस इसका आधा dq बाई 2 प्लस इसका आधा dr बाई 2 प्लस इसका आधा ds बाई 2। देखिए इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा सेंटर डिस्टेंस P और S के बीच में कितना दूरी है। समझ रहे हैं ना। देखिए यहां से यहां आधा हो गया डायमीटर, अगर ये पूरा dp होगा तो आधा डिस्टेंस dp बाई 2, इसका आधा डिस्टेंस dr बाई 2, q के लिए आधा डिस्टेंस dq बाई 2 और s के लिए आधा डिस्टेंस ds बाई 2, है ना। दिस इज द डायमीटर ऑफ p गियर, डायमीटर ऑफ q गियर, डायमीटर ऑफ r गियर एंड डायमीटर ऑफ s गियर। अब देखिए मॉड्यूल का जो फॉर्मूला है साहब वो होता है d बाई टी। d इज द पिच सर्कल डायमीटर, याद रखिएगा d इज द पिच सर्कल डायमीटर और t इज द नंबर ऑफ टिथ। ठीक है ना। इसका मतलब है कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है। देखिए d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टिथ भी बढ़ेगा। मान लीजिए एक गियर बड़ा होते जा रहा है ना साइज में, तो उसका नंबर ऑफ टिथ भी बड़ा होगा। अगर गियर छोटा हो रहा है तो उसका नंबर ऑफ टिथ भी छोटा होगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू m बाई टी। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एम टी, और यहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ है m इज इक्वल टू डी बाई टी, याद रखिएगा। तो दो गियर की मेसिंग के लिए उसका मॉड्यूल का इक्वल होना जरूरी है। जब भी दो गियर आपस में मेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए P और Q आपस में मेस करेंगे, आपस में मेसिंग हो रहा है ना यहाँ पर, तो उसका मॉड्यूल का बराबर होना बहुत जरूरी है। इसका दांत और इसका दांत आपस में मिलेगा तब ना ये रोटेशन कर पाएगा। अगर दांत का साइज अलग अलग होगा, यानी कि इसका दांत का साइज अलग होगा, इसका दांत का साइज अलग होगा, तो क्या ये आपस में मेसिंग हो पाएगा क्या, आपस में रोटेट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए उसी को बोला जाता है मॉड्यूल। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मॉड्यूल, पिच सर्कल डायमीटर बाई नंबर ऑफ टिथ। और मॉड्यूल मेसिंग के लिए अगर पी क्यू के साथ मेस है तो डीपी इज इक्वल टू डी क्यू होगा साहब। अगर क्यू, अब देखिए यहां पर आर एस के साथ मेस है तो मॉड्यूल ऑफ आर मस्ट बी इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ एस, तभी वो मेसिंग हो पाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एम आर दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो एम आर, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई टी आर हो जाएगा। एम डी बाई टी है तो आर के लिए डी आर बाई टी आर हो जाएगा। डी आर क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर का मॉड्यूल दिया हुआ है 2 mm। तो यहाँ पे पुट कीजिए 2 इज इक्वल टू डी आर हमको पता ही नहीं है और टी आर पता है साहब। ठीक है, नंबर ऑफ टिथ आप यहाँ कैपिटल टी लिख लीजिए, समझने में ज़्यादा आसानी होगा। आप साहब यहाँ पर कैपिटल टी लिखिए। ठीक है, अब टी आर यहां भी कैपिटल हो जाएगा
और टी आर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 15, तो हमने यहाँ किया 15, तो डी आर कितना निकल गया यहाँ से, डी आर निकल गया 15 दूनी 30 mm। मॉड्यूल का यूनिट mm होता है, याद रखिएगा, मॉड्यूल को हमेशा mm में मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड्यूल ऑफ द गियर आर इज 2 mm, तो मॉड्यूल का यूनिट क्या हो गया, mm हो गया। तो यहाँ से डायमीटर कितना निकल गया, आर का डायमीटर ऑफ आर 30 mm, यानी ये 30 mm का है, तो ये 60 mm का होगा, क्योंकि इसी का तो ट्वाइस है ना। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है डी क्यू दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ डी आर, और डी आर यहाँ निकाल चुके हैं 30 mm, तो 2 इंटू 30 यानी कि डी क्यू कितना हो गया 60 mm, है ना। अब मॉड्यूल निकालिए। अब देखिए क्यू किसके साथ मेश है, ध्यान से देखिए, पी के साथ डायरेक्टली मेश है, तो जितना मॉड्यूल था आपका, अगर मॉड्यूल हम निकाले तो Q और P का इक्वल होना चाहिए, R और S का इक्वल होना चाहिए। अगर R का मॉड्यूल दिया हुआ है 2 mm, तो S का भी मॉड्यूल 2 mm होगा, एकदम पक्की बात है। अब देखिए DR निकल गया मेरा और DQ निकल गया, है ना, फॉर्मूला में DR निकल गया, DQ निकल गया। अब मेरा मकसद है DP निकालना और DS निकालना। बात समझ में आ रही है ना। तो अब कैसे निकलेगा बताइए। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए साहब, इसको यहां तक समझ में आया ना। ये वायर क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई साहब। अब R किसके साथ मेश है, S के साथ मेश है, तो मॉड्यूल ऑफ R हमें मस्ट बी इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ S, तभी तो मेसिंग हो पाएगी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ना मेसिंग होगी। MR दिया है 2 mm, अच्छा तो MS भी 2 mm हो जाएगा। MS के लिए क्या हो जाएगा DS/TS, ध्यान से समझिए, DS/TS, और MS भी कितना हो जाएगा 2 mm, क्योंकि R किसके साथ मेश है, S के साथ, और मेसिंग के लिए मॉड्यूल का बराबर होना जरूरी है। R का मॉड्यूल 2 है तो S का भी मॉड्यूल 2 होगा। और DS हमको पता नहीं है लेकिन TS पता है साहब। TS कितना है 20, तो DS कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, DS हो जाएगा 20 टू ज़ 40 mm। 3 चीज़ निकल गया। अब और हमको एक क्या निकालना है, और हमको क्या निकालना है, देखिए DS निकल गया, DQ निकल गया, DR निकल गया। P निकालना है। P किसके साथ मेश है, Q के साथ मेश है, ध्यान से समझिए, P किसके साथ मेश है, Q के साथ मेश है। तो कैसे निकालेंगे, DP यहाँ पे निकाले क्या, या मिटा के निकालूं। देखिए आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर ये पूरा खिचड़ी नजर आएगा साहब। ध्यान से समझिए, रिलेशन हमने बताया था P किसके साथ मेश है, Q के साथ मेश है, तो ध्यान से देखिए यहीं पर हम निकाल रहे हैं। अब हमको सिर्फ निकालना है DP। तो रिलेशन आपको पता था कि NP/NQ, अगर P और Q का वेलोसिटी रेशियो निकाले तो NP/NQ इज इक्वल टू TQ/TP और इज इक्वल टू DQ/DP, यही होगा ना, यही हमने पढ़ाया था। NT और Q के बीच में रिलेशन यही बताया था, NP/NQ इज इक्वल टू TQ/TP इज इक्वल टू DQ/DP। हमको NP और NQ से कोई लेना देना नहीं है, हमको जरूरत है इसका, देखिए ये वाला रिलेशन का हमको जरूरत है, ये वाला, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका तो कहीं हमको जरूरत ही नहीं है, तो इसका जरूरत है, तो यहीं से हम निकाल नहीं पाएंगे। क्या TQ दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 और TP भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, देखिए TP 20 इज इक्वल टू DQ कितना निकाले हैं 60 और DP निकालना है, तो निकल जाएगा ना साहब, 20 दूनी 40 और 2 इंटू 2 3 या 6 60, तो DP कितना निकल गया, DP इस साइड आ जाएगा, तो DP निकल गया यहां पर मेरा 30 mm। कोई दिक्कत है, एकदम ध्यान से समझिए, DP निकल गया 30 mm, बात समझ में आ रही है। अब क्या DP निकल गया, DQ निकल गया, DR निकल गया, DS निकल गया, सबको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला में पुट कीजिए साहब, और बताइए आंसर कितना आएगा। इसको अगर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा आंसर, DP कितना है 30/2 15 प्लस DQ कितना है साहब 60/2 30 प्लस DR कितना है, DR वेयर इज DR 30/2 15 प्लस DS कितना है, DS 40/2 20, सबको जोड़ दीजिए, 30 15 45, 45 और 15 60, 60 और 20 80, तो सेंटर डिस्टेंस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 mm, और यही हो गया आपका फाइनल आंसर साहब। यही तो क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए।
द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर P एंड S, P और S के बीच में सेंटर डिस्टेंस कितना होगा? 80 mm होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आता है। कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन आ चुका है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट सीखा, इसमें आपने सेंटर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा है ना। आप इतना अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 25 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कंपाउंड गियर ट्रेन का जो न्यूमेरिकल्स है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समय मिलेगा तो हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। लेकिन आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए इसको। आप डायरेक्टली बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्क्रीन को पॉज कर देते हैं फिर लिखते हैं, आपको खिचड़ी बन जाएगा साहब। इसलिए स्टेप बाय स्टेप बिना वीडियो को स्किप किए स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जितना तामझाम है साहब आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। यूनिट 3 यहाँ पर समाप्त होता है साहब, और आप अपना ख्याल रखिए, है ना। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।